इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इसमें फैक्टर कैलकुलस है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड, तो इन विच मैक्सिमम कंपोनेंट आर वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वी स्टार्टेड दिस वेक्टर कैलकुलस। हम लोग वेक्टर कैलकुलस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कंपोनेंट होते हैं वो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। तो ये ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के दो पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इंटेंसिटी और डेंसिटी, ये फील्ड और ये फ्लक्स, ये दो चीजें, तो एच और बी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये दो चीज़ से यहाँ पे डिनोट होता है। तो इसको हम लोग लोकेट जो करते हैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेट यूनिक पॉइंट इन 3D स्पेस, 3D स्पेस में एक यूनिक पॉइंट को लोकेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट, पिन पॉइंट कहना चाहिए, ओवर अ 3D स्पेस यूनिकली। फाइनलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फाइनल कैसे होगा, क्योंकि इसके पहले ये जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आज के दौर में हम लोग देखते हैं, इसके पहले बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। तो उसको फाइनलाइज कैसे किया, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया, उसको देखते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, it started where n number of coordinate system, but 3 were finalized because of the following property. इनमें क्या क्या properties थी? All of them were able to identify the point in 3D space uniquely. 3D space में किसी भी पॉइंट को यूनिकली ये लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। सेकंड, इंटरचेंजेबल इनटू ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो पा रहे थे ये तीनों आपस में, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए, ए अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो ax, ay, az कैप है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इससे हम लोग को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए रो ए फाई ए थीटा ए फाई जेड, सॉरी ए रो ए फाई और ए जेड, इस कंपोनेंट में चेंज करने पे इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, प्लस ये इंटरचेंजेबल है, इससे इसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह इससे भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। और सिमिलरली ए रो ए फाई ए जेड, ये जो है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कि ये आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्जिबल है। तीसरा क्या है, लॉसलेस इंटरचेंजेबिलिटी, एक तो लॉसलेस इंटरचेंजेबल एक दूसरे में, दूसरा और लास्ट में क्या है, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आर ऑर्थोगोनल इन नेचर। देखिए तीनों जो है आपस में ऑर्थोगोनल है, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में। उसी तरह रो फाई जेड भी आपस में एक स्टार्टिंग में जो है सब 90 डिग्री पे ही होते हैं, ठीक है। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। फिर रो फाई जेड भी उसी तरह से 90 डिग्री आपस में होते हैं। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल नेचर कहने का क्या मतलब था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो ये आपस में तीनों जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं या डायरेक्शन जो है या एक्सिस जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ए और बी है, तो ए डॉट बी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2x 3y ए जेड है, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इसका एक्स कंपोनेंट है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट है, चूंकि यहाँ पे ए डॉट बी है लिखा हुआ, इसलिए जब एक्स वाई जेड करेंगे तो उस जगह पे ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, सर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये फाइनली प्रोडक्ट दे देगा। क्योंकि वाई से जब 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पे 3 दे दिया, जबकि वाई से अगर 1 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 दिया, क्योंकि ये z के डायरेक्शन में है और y के डायरेक्शन में ये है। तो z ए जेड ए वाई कॉस 90 डिग्री हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, 0 हो जाता है, तो उसकी वजह से फुल कंपोनेंट ही कैंसिल हो गया। यानी z और y मल्टीप्लाई तो हुए, लेकिन इसका प्रोडक्ट 0 हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 उसको सम्मिलित नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से जो अपने साथ ही सिर्फ मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, इसका आंसर जो भी है। एज बिंग द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट गॉट सिंप्लीफाइड, क्योंकि ये सब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम आपस में ऑर्थोगोनल थे 90 डिग्री पे थे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो सिर्फ जो अपोनेंट है बस उसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं और अपने साथ वाले को 0 लिख देते हैं, क्योंकि साइन 0 जो है 0 हो जाता है, साइन 90 है वो 1 होता है, तो उसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट आसान हो गया। डॉट प्रोडक्ट कैसे हुआ, डॉट प्रोडक्ट यहाँ देख सकते हैं कि अपने सेम वाले को मल्टीप्लाई करना है, इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और जो अपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे सिंप्लीफिकेशन हो गया। ऑल द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम डील विद द डिफरेंट कंडीशंस, तीनों को अलग अलग कंडीशन के लिए यूज किया है। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब अगर किसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, जैसे एक सरफेस ऐसा रेक्टेंगल, इसके ऊपर में चार्ज फैला हुआ है या इसके नीचे चार्ज फैला हुआ है, इसके लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। अगर किसी लाइन है, जैसे एक वायर है, वायर के ऊपर चारों तरफ जो गोल में घेरे में अगर चार्ज लिपटा हुआ है, चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे बेबी का जो फीडिंग बॉटल को वॉश करने के लिए जो एक स्पाइक होता है, उस तरह से अगर चार्ज फैला हुआ है उसके चारों तरफ, तो मान लिया तो उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और पॉइंट चार्ज अगर कहीं पर एक स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर रखा हुआ है तो उस जगह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लोग यूज करते हैं। चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड है रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे, एंड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट ओवर 3D स्पेस यूनिकली, किसी भी पॉइंट को जो कि यूनिकली है, यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पॉइंट को हम लोग 3D स्पेस में एक्स वाई जेड का यूज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मच्छर यहाँ पे एक उड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नाम देंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है क्या, इसका जब वर्टिकल नीचे प्रोजेक्शन लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड डैश, क्योंकि इसके जेड के पैरेलल की हाइट है, ठीक है। अब जब ये यहाँ गिरा तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट पे जो एक परपेंडिकुलर हमने डाला वहां से इसकी दूरी होगी वाई डैश, और उस तरह वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे जो हमने इसका परपेंडिकुलर डाला या कंपोनेंट लिया वो है एक्स डैश। तो इस तरह से एक्स और वाई हमको पता चला, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना चला उतना यहाँ से यहाँ चला, तो ये एक्स डैश हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ जितना चला उतना यहाँ से लेके यहाँ तक चला यहाँ पे, तो उसको हम लोग वाई डैश का नाम दिया, क्योंकि वाई का कंपोनेंट है वाई डैश, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में चला और एक्स के डायरेक्शन में चला, इसलिए इसका नाम एक्स डैश पड़ा। अब रेंज देखते हैं, तो एक्स वाई जेड तीनों का रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ये सिर्फ एक होता है इसमें तीनों का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बाकी वाले का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होता है, ये इसका यूनिक है, ठीक है। अब डिफरेंशियल लेंथ देखते हैं। डिफरेंशियल लेंथ स्मॉल लेंथ, डिफरेंशियल मतलब ये होता है बहुत ही छोटा सा। तो जैसे एक्स के डायरेक्शन में लेंगे तो वहाँ पे हम लोग डी एक्स लेते हैं, वाई के डायरेक्शन में डी वाई, जेड के डायरेक्शन में डी जेड। तो इस तरह देखिए
देखिए यहाँ पे इसको अगर मैंने एक बॉक्स बनाया तो dx इस डायरेक्शन में अच्छा हाँ एक और चीज़ जो आपका राइट साइड में होगा y एक्सिस है, आप जिस रूम में बैठे हैं समझ लीजिए उसके सामने से जो लाइन पार की y एक्सिस आपकी तरफ जो आ रही है वो x एक्सिस और जो आपकी छत की तरफ गया है वो z एक्सिस, इस तरह से इसको डिफाइन किया है। तो ये कॉर्नर पर हमारा ये dx हो गया, जो हाइट हुई वो dz हो गई और जो हमारे सामने से पार किया वो है dy। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज डिफरेंशियल लेंथ विद डायरेक्शन। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किस डायरेक्शन में वो ये हुआ, मतलब वो मूव किया। मतलब देखिए यहाँ जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ, ये लेंथ था सिर्फ, ये लेंथ कितना हुआ, ये स्केलर हुआ, और जो यहाँ पे है इसके साथ डायरेक्शन कितना है, किस डायरेक्शन में है, वो जब अटैच होता है उसको हम लोग डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पहले वाले को डिफरेंशियल लेंथ बोलते थे और अब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो डीएल वेक्टर होता है बेसिकली, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जुड़ा होता है। तो डीएक्स ए जेड का एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, जेड के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, ए वाई के डायरेक्शन में, इस तरह से होता है। डिफरेंशियल सर्फेस को देखें तो ये तीन पार्ट इसका मान लीजिए कि A1 एरियाज का है। डिफरेंशियल सरफेस की बात हो रही है, पहले जो था यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, उसके पहले डिफरेंशियल लेंथ। अब देखिए सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस की बात हो रही है। तो DA1 छोटा एरिया है इसलिए A1 एरिया है, और छोटा सा एरिया इसलिए A1 लिए, इधर वाले को A2, इधर वाले को A3 लिए। तो देखिए ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सामने है यानी y कंपोनेंट और ऊपर गया है यानी z कंपोनेंट, तो y z से मिलकर बना है। ये किससे किससे बना है, x इस तरफ है और z जो है नीचे की तरफ है, तो x z के कंपोनेंट से बना है। ये देखिए y के डायरेक्शन में गया और एक अपनी तरफ आया था, यानी कि एक y और x के कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो डिफरेंशियल सरफेस विद यूनिट नॉर्मल, जैसे यहाँ पे था ना डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, उस तरह यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस विद यूनिट नॉर्मल। अगर इसके नॉर्मल को भी इसमें काउंट कर लेंगे कि इस सरफेस का नॉर्मल किधर है, मतलब ये देखिए ऐसे तो ये भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो कन्वेंशनली काउंट करते हैं वो बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है। तो वो फिर होता है कि किसको हमने पहले काउंट किया था उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसाइड होता है, लेकिन जनरली हम लोग बाहर की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 जो पहला पहला जो है A1, ये सरफेस, ये किस तरफ हुआ, y है और z है, तो y और z इस तरफ हुआ। तो y z की वजह से राइट हैंड थंब रूल के देखें तो वो x के डायरेक्शन में बाहर की तरफ है, देखिए x के डायरेक्शन में राइट हैंड, पहले y जाइए फिर y से z की तरफ मुड़िए, देखिए फिर इस तरह A2 में x z2, हालांकि वेक्टर है यहाँ पे ये सब मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये है डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे अभी माइनस साइन का। तो x और z के डायरेक्शन में जो A2 है उसको y के डायरेक्शन में लिया, और z और y अगर लिए तो ay के डायरेक्शन में। ये बस बहुत ही फैक्चुअली करेक्ट होने पे ऐसा हम लिखते हैं, अदरवाइज x z डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में ए जेड एक्स जेड डी एक्स डी वाई जेड के डायरेक्शन में है। डिफरेंशियल वॉल्यूम को देखें तो इसमें तीनों का कंपोनेंट शामिल होता है, एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट, जेड का कंपोनेंट। तो एक्स वाई जेड तीनों का कंपोनेंट शामिल है इसमें। यूनिट वेक्टर को देखें तो डिफरेंशियल वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर 1 हो और किसी डायरेक्शन में सिर्फ ये पॉइंट कर रहा हो तो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे एक्स के डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, ए एक्स लिखते हैं, आई लिखते हैं, फिर स्मॉल आई, फिर आई के ऊपर कैप, या इस छोटे आई के ऊपर भी कैप डिग्री जाता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन वाई का उस तरह जे या स्मॉल जे इस तरह से, या ए वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, जेड को ए जेड, के या स्मॉल के ऐसे जो भी जिस फॉर्म में दिख जाता है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें क्या होता है कि जब सेम से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि एक्स 1 हो गया, ए वाई 1 हो गया, ए जेड 1 हो गया, और डिफरेंट के साथ जो होगा एक्स वाई के साथ हुआ तो 0, वाई जेड के साथ हुआ तो 0, जेड एक्स के साथ हुआ तो 0, दो डिफरेंट के साथ हुआ तो 0 हो जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट था। अब देखिए उस तरह क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक पैटर्न है, एक्स से वाई जाएंगे तो जेड मिलेगा, वाई से जेड जाएंगे तो एक्स मिलेगा, और जेड से एक्स जाएंगे तब वाई मिलेगा। जब उल्टा चले यानी कि वाई से अगर एक्स चले जाए तो हम लोग को जेड मिलेगा लेकिन माइनस के साथ, उस तरह एक्स से जेड गए तो माइनस वाई मिलेगा, उस तरह जेड से वाई जाए तो माइनस एक्स मिलेगा। अगर इस क्लॉकवाइज की जगह आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस साइन के साथ आपको सेम डायरेक्शन वही वही उसी में लेकिन अपोजिट। जैसे देखिए एक्स से वाई जाएंगे, एक्स अपनी तरफ था, वाई इस तरफ था, और इधर से इधर जब जाएंगे तो आप ऊपर की तरफ बेसिकली इसका वेक्टर पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप वाई से जो कि इस तरफ था और वहां से इस तरफ आएंगे जो कि इस तरफ एक्स था, तो इधर से इधर अगर आएंगे आप, इधर से यानी कि वाई से आप एक्स की तरफ आएंगे तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी जेड डायरेक्शन होगा लेकिन माइनस की तरफ होगा, यानी कि जेड अगर ऊपर था तो अब जेड नीचे हो जाएगा यहाँ आपके केस में। जब आप वाई से एक्स की तरफ आएंगे तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया, तो एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, ये लेकिन पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा था, ये लोग एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हो गया, यानी कि वाई से जब एक्स गया तो माइनस जेड, देखिए उस तरह से एक्स से जेड गया तो माइनस वाई, और जेड से वाई गया उस तरह, तो यहाँ पे माइनस ए एक्स गया इस तरह से। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट वैरायटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अलग अलग वैरायटी क्या क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो देखते हैं वो एक्स हमारी तरफ होना चाहिए, वाई हमारे सामने से पार करना चाहिए, जेड डायरेक्शन सीलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल इसमें यूज करेंगे और इससे हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में उस प्लेन का एन वेक्टर यानी नॉर्मल किस तरफ रहेगा उस प्लेन का, ये हमको निकाल के देगा राइट हैंड थंब रूल। तो एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में देगा, वाई जेड देखिए वाई और जेड, वाई जेड जो है वाई जेड आपको एक्स के डायरेक्शन में देगा, और एक्स वाई जो है आपको जेड के डायरेक्शन में देगा। तो कोई भी एक मिनिमम एंगल को आप चुन लेंगे। देखिए एक्स और वाई जाने का दो रास्ता है, तो इस तरफ से इधर जाइए, इधर से इधर, या फिर इधर से पीछे से घूम के इधर आइए। तो हम लोग पीछे से घूम के इधर को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं सामने से, यानी कि मिनिमम एंगल हो, यानी कि उस तरह वाई और जेड का जो एंगल देखेंगे तो इधर से देखेंगे, एक एंगल ये भी हो सकता है इधर से घूम के इधर से इधर है, लेकिन ये मैक्सिमम एंगल हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए मिनिमम एंगल तो वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम एंगल को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे काउंट करते हैं। देखिए हमको एक्स और वाई दे दिया, जेड बताने के लिए लिखा गया, जो रेड है वो बाद में मैंने लगा है। तो एक्स को दे दिया, वाई को दे दिया। अब देखिए एक्स से वाई जाएंगे, तो एक्स से वाई जाएंगे राइट हैंड को कर्ल करेंगे, तो जब हैंड को कर्ल करेंगे तो जेड उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसे हमको पता चल गया, इसका जेड का डायरेक्शन ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ देखिए एक्स इधर है जेड इधर है, एक्स से जेड जाते हैं तो माइनस वाई मिलता है, और नहीं तो फिर जेड से अगर एक्स जाते हैं, जेड से एक्स जाते हैं तो आपको प्लस ए वाई कैप मिलता है, तो प्लस ए वाई कैसे इधर हो गया। राइट हैंड रूल से आप इसको फील भी कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आर फॉलोड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
एक्स से जेड जाने के लिए जेड से एक्स जाइए तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शन फटाक से, या फिर अगर आपको याद हो कि एक्स से जेड जाने पे माइनस वाई वाई तो ऊपर हो जाएगा, ये देखिए माइनस ए वाई, एक्स से जेड जाएंगे तो माइनस ए वाई, और जेड से एक्स जाएंगे जो कि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ए वाई नीचे की तरफ मिलेगा आपको। अगर नीचे की जगह आप ऊपर ए वाई को लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस साइन अटैच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस ए वाई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पी एक वेव का वेक्टर है, तो पॉइंटिंग थ्योरम वगैरह में इसका यूज होगा। तो पी अगर है तो उसमें ई और एच का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ई क्रॉस एच। तो ई इस तरफ डायरेक्शन में, एच इस डायरेक्शन में और पी इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगा। तो वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाएगा, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, और ऑर्थोगोनल प्लेन होगा तीनों आपस में। एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्टेंट सिस्टम विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ऑक्टेंट को इसलिए यूज करते हैं कि एक 3D का फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये कैसे देता है, एक्स वाई जेड आप फील कीजिए, आप इस रूम में हैं, देखिए प्लस 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 आप इस रूम में हैं, एक्स भी प्लस, देखिए ये एक्स है, ये भी प्लस, वाई भी प्लस और जेड भी प्लस, आप इस रूम में बेसिकली बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये रूम कौन सा है, एक्स प्लस वाई जो है इस तरफ और जेड जो है माइनस, इसके नीचे वाला रूम, जिस रूम में बैठे हैं उसके नीचे वाले तल्ले का फील है ये, ठीक है, अंडरग्राउंड रूम ऑफ द सेम रीजन जिसमें आप बैठे हैं। इस तरह से ये आठों रूम का फीलिंग देता है। देखिए कौन कौन सा रूम होगा, एक तो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं उसके सामने वाला रूम ये हो जाएगा, उसके बगल वाला रूम ये हो जाएगा, उसके सामने वाला आपके बगल वाला लेफ्ट साइड वाला रूम ये हो जाएगा, उस लेफ्ट साइड के नीचे वाला रूम ये हो जाएगा, और जिस रूम में आप बैठे हैं इसके सामने वाला रूम ये है तो उसके नीचे भी एक रूम होगा, और आप जहाँ बैठे हैं उसके नीचे भी एक रूम होगा, और ठीक इस तरफ जो एक रूम था इसके नीचे भी एक रूम यहाँ पे है। तो इस तरह से 8 रूम है और ऐसे 8 रूम का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। एज पर द वैरायटी ऑफ साइंस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी bifurcated in 8 segments called octants। इस तरह से 8 सेगमेंट में इसको हम लोग तोड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड साइन जो इसमें होते हैं। जैसे इधर जाते हैं तो प्लस लेते हैं, राइट हैंड जाते हैं तो प्लस जाते हैं, इधर जाते हैं माइनस ले लेते हैं, सीधा सामने आते हैं तो प्लस, पीछे गए तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस। अब इसको रोटेट भी आप कर सकते हैं कि ये जेड को नीचे ले आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में हम लोग देखे थे कि जेड को हम इस डायरेक्शन में ले गए, जैसे कि हम लोग अमूमन रखते हैं वो एक्स इधर रखते हैं तो वाई इधर रखते हैं। तो देखिए जैसे हम जेड इधर किए तो वाई मेरा नीचे चला गया, ठीक है। अगर इसको आप खड़ा कीजिएगा तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, अगर वाई यहाँ आया तो ये ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा अंतर आता है और क्या, ये बस फील कराने के लिए कि हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक देखिए पहले हम लोग एक्स इधर रखते थे, वाई इधर रखते थे, जैसे हम लोग एक्स को इधर ले गए तो वाई इधर आ गया, जेड नीचे चला गया। तो इस तरह से चेंज होता रहता है, इंटरचेंजेबल है ये सब, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जिसको हमको डील करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को डिसाइड करते हैं। अब देखिए प्लेन का नाम हम लोग कहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे देखिए ये जो एक प्लेन है जो कि आपका ओरिजिन के सटे हुए जेड और वाई जेड और एक्स एक्सिस के पास है, तो इसको क्या नाम देंगे। एक तो है जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन जो हम लोग कन्वेंशनली बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसको एक और नाम दे सकते हैं जो कि है वाई इक्वल टू जीरो प्लेन, क्योंकि किस प्लेन पे आगे नहीं बढ़ा है तो वो वाई के ऊपर नहीं बढ़ा है, तो इसको वाई इक्वल टू जीरो प्लेन। उससे यहाँ पे वाई के इक्वल टू 11 सेंटीमीटर पे या 11 फीट पे जो भी है इसका साइन, तो यहाँ पे फिक्स है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई इक्वल टू 11 फीट इतना पे, वाई इक्वल टू जेड प्लेन, वाई इक्वल टू 12 प्लेन ऐसा भी बोल सकते हैं, या वाई इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन का अब 3 नाम हो जाएगा। पहले कितना नाम हो सकता था, एक्स वाई एक्स जेड, उसमें भी जेड को फिर वाई को फिर इसमें डिफाइन करना पड़ता कि एक्स जेड प्लेन है लेकिन ये कहाँ पे है, वाई पे है, वाई कितना वैल्यू 11 है, इतना सारा चीज सीधा बोलिए कि वाई इक्वल टू 11 प्लेन, तो उससे पता चलेगा कि इस प्लेन की बात हो रही है, वाई इक्वल टू जीरो प्लेन इसकी बात हो रही है, नीचे वाली की बात करें जेड इक्वल टू जीरो प्लेन, ऊपर वाली की बात करें जेड इक्वल टू 12 प्लेन, पीछे वाली की बात करें जो पीछे सामने दिख रहा है, मतलब बेसिकली हम लोग इस रूम में बैठा है इसके सामने ये बोर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई प्लेन ना बोलकर इसको सीधा हम लोग बोलेंगे, सॉरी एक्स और वाई नहीं, जेड और वाई ना बोलकर इसको हम लोग सीधा बोले एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन, और पीछे वाले दीवार को बोले हम लोग एक्स इक्वल टू 10 प्लेन। तो इस तरह से हम लोग नाम बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ। और ये सेम चीज y इक्वल टू c, तो इसका मतलब xy प्लेन एंड y इज कांस्टेंट, इस तरह से इसको। नॉट आइदर इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली वन वैल्यू इज फिक्स्ड, अगर किसी भी तीनों में से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक वैल्यू फिक्स रहेगी तो इट विल मेक अ सरफेस। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि z इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0, तो z y इक्वल टू 0 एक चीज फिक्स कर दी है, बाकी चीज तो फिक्स नहीं की है, तो ये क्या बना है, एक सरफेस बना है। और ये सरफेस जो है ये सरफेस ये एक सरफेस हुआ, मतलब दो कोऑर्डिनेट को फ्री छोड़े तो एक सरफेस बना लिया। देखिए यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट को फ्री छोड़े तो सरफेस बना लिया। टू वैल्यू को अगर फिक्स कर देंगे, टू वैल्यू को अगर फिक्स कर देंगे तो इट विल मेक अ लाइन। देखिए यहाँ पे एक की बात करते हैं, ये वाली लाइन देखिए, ये क्या है, एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू है, समथिंग वैल्यू है, और इसमें क्या फिक्स है, वाई का वैल्यू 0 है, तो एक्स इक्वल टू समथिंग, एक्स इक्वल टू 10 ले लीजिए, वाई इक्वल टू 0 ले लीजिए, वाई क्योंकि इस तरफ नहीं आया, तो जेड के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कहीं से कहीं ऊपर से नीचे इन्फिनिटी तक कर सकता है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 0 प्लेन 0 लाइन, ठीक है। तो इस लाइन से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये माइनस जेड इन्फिनिटी से प्लस जेड इन्फिनिटी तक जहाँ तक जाए, ठीक है, इस तरह से। उस तरह दो भी देख लीजिए, दो में देखिए क्या क्या फिक्स है, देखिए एक्स की डायरेक्शन की फिक्स है, एक्स कितना आया है 2 नंबर, देखिए एक्स इक्वल टू 0 है, हाँ नहीं गलती हो गई, 2 नंबर नहीं सर, ये 5 नंबर की मैं बात करता, ठीक है, ये 5 नंबर है ना। हाँ तो ये जो लाइन गई यहाँ से, हाँ ये लाइन कितनी है, ये एक लेंथ है वाई के डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, यानी कि ये जेड और एक्स डायरेक्शन में फिक्स है, जेड कितनी जितनी इसकी हाइट होगी और एक्स कितना जितना ये आगे आके खड़ा है, तो इतनी इसकी फिक्स वैल्यू है। दो वैल्यू देखिए, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, जी मैं सर किसी अच्छा 5 नंबर देखना होगा ना, हाँ एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू जेड, तो एक्स और जेड दो प्लेन फिक्स हुआ, दो कोऑर्डिनेट फिक्स हुआ, और तीसरा अनमूवेबल मूवेबल है, यानी कि जेड वाई का डायरेक्शन लेके मूव करें प्लस इनफिनिटी। इस तरह से पांचों को हम लोग देख सकते हैं, 24 जितना भी लाइन यहाँ पे बनाएंगे 6 लाइन को नोट किया, सबका देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग है। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्री वेक्टर की। बेसिकली फ्री वेक्टर क्या होता है कि ए से बी जाने के लिए दो कोऑर्डिनेट लगते हैं हमको, ठीक है, 0 1 2 0 3 2, इस तरह से दो वेक्टर मान लिए, ए और बी दो पॉइंट है, अभी वेक्टर नहीं है पॉइंट है, और ये ए से बी जा रहा है, तो ए बी वेक्टर कैसे बनता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 0 माइनस 0 एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में 3 माइनस 1 2 माइनस 2, इस तरह से जेड के डायरेक्शन में। तो बचा क्या, ये 2 ए वाई क्या बचा ये, तो ये इस ए बी वेक्टर का ये हो गया मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन के साथ उस वेक्टर को लिख दिया। अब अगर कोई दूसरा वेक्टर है जो सी डी वेक्टर है, जो अलग पॉइंट से शुरू हुआ अलग पॉइंट पे खत्म हुआ, लेकिन उसका कंपोनेंट का मेन क्रक्स जो है वो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है। देखिए 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4
2 और 6 माइनस 6 0, तो ये सिमिलर आ गया 2ay 2ay। देखिए अब ये दोनों और ये दोनों क्या है, दोनों में समानता क्या है? पहला चीज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरा चीज दोनों का डायरेक्शन सेम है, तीसरा चीज ये दोनों कहीं से भी शुरू हुए हैं कहीं भी खत्म हुए, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल हैं, हवा में कहीं भी हैं लेकिन ये पैरेलल में, एक मुंबई चल रहा है दूसरा इधर कोलकाता चल रहा है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं और दोनों सेम लेंथ का है, ठीक है, बस ये दोनों में समानता है, जिसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर है नो फिक्स्ड एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट बट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हेन बोथ आर सेम। फ्री वेक्टर ए बी एंड सी डी आर सेम इफ दो वेक्टर को सेम का तब कहा जाता है इफ दे हैव सेम वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। लाइक एग्जांपल में मल्टीपल तीर ऑफ महाभारत में काफी तीर देखा होंगे, एक तीर छोड़ता था काफी तीर में बढ़ जाता था, सारे तीर की लंबाई सेम होती थी और सब एक दूसरे से पैरेलल होता था और सारे का डायरेक्शन सेम होता था, तो ये सारे लाइक वेक्टर के एग्जांपल थे या फिर फ्री वेक्टर के। लाइक वेक्टर नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइक वेक्टर में क्या होता है ना कि ये लाइक वेक्टर पैरेलल नहीं होते हैं, अच्छा ये तो पैरेलल होते हैं। लाइक वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन के वेक्टर को लाइक वेक्टर कहते हैं बेसिकली, उसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, मैंने शायद लिख लिया पहले। लाइक वेक्टर मतलब जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो, ठीक है, जो आपके साथ एडिशन कर सके, मतलब आपको कुछ ऐड कर सके ना कि आप में कुछ सब्ट्रैक्ट कर सके, तो उसको लाइक वेक्टर बोलते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये लाइक वेक्टर मुझे नहीं लिखना चाहिए, फ्री वेक्टर से लिखना चाहिए। तो ये देखिए सारा का सारा देख रहे हैं, ये तीर है जो कि 2ay 2 मैग्नीट्यूड और ay इसका डायरेक्शन है, तो इस तरह से एमटी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एमटी एंड सेम फ्री वेक्टर्स सेम फ्री वेक्टर हैज सेम डिफरेंस, मतलब इसमें जो मैग्नीट्यूड है उससे डिफरेंस मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है बट दे कैन हैव डिस्टिंक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे कहने का अच्छे से मैं कहूँ तो फ्री वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है जबकि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी सेम, यहाँ लाइक वेक्टर फिर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेम वेक्टर या इसको कहें कि फ्री वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी फ्री वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम सिमिलर चीज हो। चलिए तो एक्सप्लेन द वेक्टर फील्ड विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इसको न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए है जो एक्स वाई जेड है और यहाँ पे ए वाई एक इसका अगर मान लीजिए डायरेक्शन ए वाई डायरेक्शन में ये है, तो पहले ए वाई का मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, डायरेक्शन क्या है। तो ए वाई का मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा, कैसे होगा, तो ए एक्स ए वाई ए जेड में से सिर्फ ए वाई कंपोनेंट था जो +1 होगा और बाकी सारे जीरो थे, अंडर रूट निकाले 1 हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा अगर ये वेक्टर मतलब ए वेक्टर मान लीजिए या एफ वेक्टर लिखना चाहिए, तो ठीक है, ए वेक्टर अगर है तो इसमें अगर ए का कंपोनेंट ए का हमको अगर डायरेक्शन निकालना है तो उस वेक्टर ए को ऊपर चढ़ाएंगे, उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो ये क्या निकल रहा है, क्योंकि इसका ए वाई है ये, तो ए वाई ऊपर में और नीचे ए वाई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 1 इसका, क्योंकि इसका वैल्यू लोग यहाँ निकाल के देखे 1 है और ये प्लस माइनस ए वाई निकल गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो अगर ए वाई प्लस में जाएगा तो +1 प्लस ए वाई डायरेक्शन होगा, माइनस ए वाई जाएगा तो माइनस ए वाई डायरेक्शन होगा, जैसा भी डिपेंडिंग अपॉन आप किधर इसके कोऑर्डिनेट को काउंट करते हैं। तो देखिए ये डायरेक्शन अगर है किसी वेक्टर का तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका कोऑर्डिनेट है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से वेक्टर्स जा रहे हो और ए वाई के डायरेक्शन जा रहे हो तो इसको ए वाई बोलेंगे, और सारे के सारे का अगर लेंथ सेम होगा या 1 1 1 ऐसे करके होगा तो सारे के सारे यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर इसके कहलाएंगे, इसके यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर फील्ड की बात करें, वेक्टर फील्ड जिसमें कि बहुत सारे वेक्टर होते हैं, तो उसकी बात करें, ये जो जैसा ये फील्ड है ये वेक्टर फील्ड कहलाएगा, तो इस वेक्टर फील्ड का अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें बेसिकली, डाइवर्जेंस और कर्ल। डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सोर्सनेस सिंकीनेस या नाइदर सिंकीनेस नाइदर सोर्सनेस, तो इसको बताता है, नाइदर सोर्स नाउ सिंक इसको बताता है। कर्ल क्या कहता है, कर्लिंग बिहेवियर को, कर्ल मतलब घूमना, ठीक है, घूमने का प्रवृत्ति है क्या इसमें, इसके अंदर जो फंसेगा इसके भंवर में वो घूमने लगेगा क्या, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है जितना जितना वेक्टर कोई यहाँ पे चीज रखने पे वो इन करेगा उससे ज्यादा वेक्टर निकल जाएगा क्या, इसको सोर्स बोलेंगे, और अगर जितना वेक्टर आया उससे कम वेक्टर बाहर गया तो उसको सिंक बोलेंगे, तो ये वेक्टर ये प्रॉपर्टी है। डाइवर्जेंस को देखें तो सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन होता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, अगर आप तीनों कंपोनेंट को एक साथ रखें तो सिर्फ डीएक्स वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ ये होगा डिफरेंशिएट होगा, बाकी कंपोनेंट जीरो करके बाकी कंपोनेंट को जीरो कर देगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे और एक वेक्टर होगा जो कि डाइवर्जेंस जब निकालेंगे उसका, तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली, नहीं स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, हाँ स्केलर क्वांटिटी सॉरी। तो डाइवर्जेंस जो है किसी क्वांटिटी का ये एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि कर्ल जो है वो किसी वेक्टर क्वांटिटी का तो वो हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। कर्ल वेक्टर देता है, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी देता है। जैसे देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में और भी सीखेंगे अभी, जैसे इतना मैग्नीट्यूड यहाँ से आया उतना ही मैग्नीट्यूड निकल गया, तो ए के पॉइंट पे अगर कोई एक पॉइंट ए है, एट दिस पॉइंट डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बेसिकली यहाँ पे इसका 1 यूनिट है, मतलब इसका लेंथ 1 है, जितना यहाँ आया उतना ही गया, यहाँ पे 1 है लेकिन उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, जितना फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स ऐसे चला भी गया। कर्ल की यहाँ तक बात करें तो कर्ल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए एक्स ए वाई जेड डेल एक्स डेल वाई, डो बोलते हैं इसको, डो ऑफ एक्स डो अपन डो एफ एक्स डो अपन डो वाई डो अपन डो ऑफ जेड, ए एक्स ए वाई जेड तीनों कंपोनेंट को लिखे जो इसके साथ आते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बेसिकली ये लेते हैं डिटरमिनेंट लेते हैं ए एक्स, तो ए जेड ए वाई यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल नहीं बोलना चाहिए, डो ऑफ डो जेड ए वाई, ऐसा यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे माइनस साइन वाई के साथ ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल किया मतलब साइलेंट, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस करके, फिर इसकी बारी आएगी प्लस के साथ ही आएगा, और फिर इसको डिलीट करेंगे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से ये कर्व निकाल के देता है। और ये दिखाता क्या है कि जिस वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर को मिला के सरफेस बनाया है उस सरफेस के अंदर से डायरेक्शन क्या है, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन क्या है वेक्टर के घूमने की वजह से, वो बेसिकली घूम के किधर जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, ये इसमें दो कर्लिंग बिहेवियर राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक y है, y का वैल्यू है x a x कैप, मतलब x a x कैप की डायरेक्शन में और x के साथ ही बढ़ता जाएगा, x इक्वल टू 1 पे ये फिगर है, x इक्वल टू 2 पे ये 3 पे बढ़ेगा, फिर 4 पे बढ़ेगा, उसी तरह -1 पे इसका अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा, -1 फिर इधर
-2 यानी इससे बड़ा इधर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह पे ऐसा ऐसा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसा करके इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट इस जगह बात करें, इस जगह पे यहाँ देखिए 1 आ रहा है, 2 जा रहा है, यानी इससे सोर्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो ax ऑफ a प्लस मतलब इसका बेसिकली डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंस, क्योंकि हम लोग निकालते हैं डो ऑफ एक्स अपॉन डो ऑफ एक्स, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब +1 होगा यहाँ पे, प्लस की डायरेक्शन में जब चलेंगे आप, जब इधर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 आया और 2 चला गया, यानी कि यहाँ सोर्सिंग हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 1 आया, यहाँ से 2 गया, तो यहाँ भी सोर्सिंग हुआ, ठीक है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 1 आ रहा है और 2 जा रहा है, तो यहाँ पे भी आया कम और गया ज़्यादा, यानी कि सोर्सिंग हो रहा है। इधर जाएंगे तो यहाँ पे 1 आया और 2 चला गया, ठीक है। या नीचे वाले में शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे और पढ़ना पड़ेगा कि शायद -1 आया और -2 चला गया, तो -2 कम होता है ना, ज़्यादा आया और कम गया, ज़्यादा आया और कम गया, क्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, ज़्यादा आया और कम गया, तो यहाँ पे सिंकिनेस बिहेवियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंकिनेस बिहेवियर होना चाहिए डेलक्स एक्स, हाँ सर, यहाँ पे सिंकिनेस बिहेवियर होगा कि माइनस ए वाई डायरेक्शन से, मतलब -1 आया और -2 चला गया, मतलब माइनस कम कम गया। इस तरह से यहाँ पे देखिए कि एक्स ए एक्स गैप है डायरेक्शन का एक्स, क्योंकि मैं स्क्वायर बना दिया था बाद वाले क्वेश्चन में है, इसको मैं वहाँ पे सही किया हूँ। तो एक्स जो है प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह चेक करेंगे। तो प्लस ए एक्स जब की वैल्यू 0 से कम होगी, तो ए एक्स की डायरेक्शन जो, मतलब जो इसका मुंह है वो इस तरह घूम जाएगा, मतलब ए एक्स यहाँ पे ए वाई होना चाहिए, नहीं एक्स ही होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे ए हाई भी है, तो माइनस एक्स इस तरफ हो गया, और प्लस की जब बात करें तो ये इस तरफ चला गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। ये आया कम गया ज़्यादा, ये सोर्सिंग बिहेवियर को दिखाता है। उसी तरह कूलर को देखें तो यहाँ जो सबसे स्टार्टिंग में रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग हवा लगती है, उससे कम कम होते होते हैं, हल्का हल्का होते हैं, मतलब ज़्यादा हवा होता है, थोड़ी देर बाद कम हवा निकलता है, आया ज़्यादा गया कम, तो ये सिंकिनेस बिहेवियर को दिखाता है। इसको कैसे निकालते हैं, तो ये डाइवर्जेंस सोर्स सिंक बिहेवियर को शो करने के लिए हम लोग निकालते हैं। तो इसमें होता है आउटफील्ड माइनस इनफील्ड, कितना आउट हुआ कितना आया, तो आउट अगर आउटकम आउटफील्ड कितना हुआ और माइनस इनफील्ड कितना है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, जितना गया उससे कम आया था, तो ये सोर्सनेस को दिखाता है। अगर जितना गया वो आने वाले से कम था तो माइनस हो जाएगा, और उसका मतलब सिंक होता है। अच्छा, प्लस हुआ तो सिंक हुआ, सोर्स हुआ, माइनस हुआ तो सिंक हुआ, और जितना आया उतना ही चला गया तो ये जीरो कहलाता है, नाइदर सोर्स नॉर सिंक, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स के डायरेक्शन में होगा सारा, और दूसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर होने से क्या होगा कि यहाँ पे 1 आया, 1 पे 2 पे 4 हो गया, 3 पे 9 हो गया, 4 पे 16 हो जाएगा। सर -1 पे 1 है, अब -2 पे -4 है, नहीं +4 है, क्योंकि स्क्वायर होने से हो जाता है। तो इस तरह से डायरेक्शन सब में सेम रह गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बिहेवियर है, 4 आया और 1 गया, ठीक है, 4 आया और 1 गया, यहाँ पे है देखिए 1 आउट गोइंग है, आउट माइनस इन तो -3, यानी कि सिंकिंग बिहेवियर है, ज़्यादा आया कम गया, ठीक है, ये सिंकिंग बिहेवियर है। यहाँ पे देखें तो 1 आया 4 गया, यानी कि यहाँ से सोर्सनेस बिहेवियर है। यहाँ पे देखिए 4 गया -1 आया, तो गया माइनस आया, तो ये +3 है, जितना गया मतलब सोर्स हुआ यहाँ से, ओरिजिनेट ज़्यादा हुआ, इनकमिंग कम है, तो इसका मतलब सोर्सिंग हुआ। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। अब कल की बात करें तो यहाँ पे भी 2x, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 2x होता है, तो प्लस के डायरेक्शन में जो है ये माइनस इस तरफ जो है सिंकिनेस बिहेवियर को दिखाया, और इस तरफ जो है सोर्सनेस को दिखाया। तो ये वाला केस को अगर पीछे वाले केस में अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हो जाता था ना, इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 हमेशा पॉजिटिव, यानी कि हमेशा ये है, ये पॉजिटिव मतलब सोर्सनेस को ही दिखाएगा, जितना आया उससे गया, तो यहाँ पे जितना आया उससे ज़्यादा गया, तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ सिंक नहीं होगा, यहाँ सोर्स हो जाएगा। इससे मुझे अभी पता चला, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स हमेशा इसलिए होगा क्योंकि dx को डिफरेंशिएट जब करते हैं तो 1 आता है +1, और ये +1 हमेशा सोर्सनेस को दिखाता है, यानी कि जिधर भी रहेगा +1 को, मतलब ये सोर्सनेस बिहेवियर को ही दिखाएगा कि +1 है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सीखा अभी। एक्स स्क्वायर करने से क्या हुआ, 2x हुआ, जिसकी वजह से +1 प्लस 2x कब तक रहेगा, जब तक ये x की वैल्यू प्लस रहेगी, यानी कि यहाँ तक भी बात करें, यहाँ तक तो 1 आया 1 गया, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे एट ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे जैसे आते हैं तो 1 आया 4 गया, तो यहाँ +3 हो गया, ठीक है। तो +3 होने की वजह से सोर्सनेस है, और इधर में 4 आया 1 गया, यानी कि -3 हो गया यहाँ पे, और ये सिंकिनेस है। तो इस तरह से अब कर्ल की बात करें तो कर्ल यहाँ पे 0 है, क्योंकि कर्ल में क्या होता है ना कि ऊपर नीचे में डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जब है, तो जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ नीचे 3 जाता, तो ये अंदर की तरफ रोटेट कर जाता है, अंदर की तरफ एक कर्ल बना लेता है, मतलब ऐसे घूमते हुए अंदर की तरफ हो जाता है। इस तरह से राइट हैंड टर्म से वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऊपर नीचे बराबर है, और कहीं पे भी आप रखते हैं तो वहाँ पे आपको कर्ल का वैल्यू, मतलब घूमने का प्रवृत्ति नहीं मिलेगा, जितना आ रहा है बस उससे ज़्यादा जा रहा है, बस ऐसा है, मतलब जितना पहले फोर्स था उससे ज़्यादा फोर्स लग जा रहा है, बस यही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होता है, तो कर्ल इक्वल टू 0 यहाँ पे। इसको निकालने का भी बिहेवियर होता है, तो एफ अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एक्स स्क्वायर है, और एफ का डायरेक्शन देखें तो एफ अपॉन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव एक्स के लिए, और नेगेटिव होगा नेगेटिव के लिए, ये चीज़ यहाँ लिखा है। डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू 2x, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा फॉर x greater than 0 और नेगेटिव होगा फॉर लेस देन 0। The above equation indicate the behavior of the field is sourcing for x greater than 0 and sinking for x less than 0। ये यहाँ से पता चलता है, जैसे इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सिंकिंग हो जाता है, प्लस मतलब सोर्स रहता है। तो ये इस पे मतलब किस जगह पे आप x को देख रहे हैं, किस जगह पे आप डाइवर्जेंस को निकालना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या बिहेवियर आएगा, सोर्सिंग या सिंकिंग। तो इस तरह से y का वैल्यू अगर y x डैश है तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो y हो जाता है, डायरेक्शन देखें तो x के डायरेक्शन में हो जाता है, और ये x के डायरेक्शन में आएगा तो डिवाइड करते हैं इसको, तो y डिवाइड बाय y होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि y जब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव जब y रहेगा तो x प्लस के डायरेक्शन में जाएगा। देखिए यहाँ पे y जब पॉजिटिव है तो a प्लस x के डायरेक्शन में गया, y जब नेगेटिव है तो माइनस ay के डायरेक्शन में चला गया। तो अब इस चीज़ को देखते हैं, ये होगा x के डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड घटेगा बढ़ेगा कब, ये x के लाइन में घटेगा बढ़ेगा। तो x अगर 1 से 2 गया तो 2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये x का डायरेक्शन है और ay का इधर प्लेन है, तो जब ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा, क्योंकि y के डायरेक्शन में बढ़
बढ़ रहा है, क्यों? देखिए y है तो y 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा। उससे x का डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन पॉजिटिव y जब पॉजिटिव रहेगा उसमें क्या रहेगा, सब ax के डायरेक्शन में रहेगा, और नीचे जब जाएगा तो सब माइनस ay का माइनस ax के डायरेक्शन में हो जाएगा। बस यही इसमें ये है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो प्लस y है, y मतलब जितना y आप देख रहे हो, जितनी हाइट पे आप देख रहे हैं उतना इसमें तेज हवा लग रहा होगा, यानी नीचे देखेंगे तो कम है, ऊपर देखेंगे और हवा इस तरह से, धरती के नीचे जाएंगे तो इसके अपोजिट इस तरह से इसको फील कर सकते हैं। और एफ का अगर डायरेक्शन को देखें तो प्लस ax के डायरेक्शन में, कब? जब ये ए वाई जो है, ए वाई की वैल्यू जब ज्यादा होगी जीरो से, यानी ऊपर की तरफ ए वाई के डायरेक्शन ax के डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस x के डायरेक्शन में, ये से पता चलता है। और इसका सोचनेस और सिंकिंगनेस का पता करें तो देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कैसे? जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, क्योंकि एक हाइट पे इसका सेम ये है, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे y को, देखिए इस चीज़ को जब डिफरेंशिएट करेंगे y को dx के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, और क्योंकि ए वाई के डायरेक्शन में इसमें कुछ कंपोनेंट है नहीं तो इसलिए वहाँ से जीरो होगा, लेकिन x के डायरेक्शन में भी डॉ ऑफ y डिवाइड बाई डॉ ऑफ x हो जाएगा, जिसकी वजह से जीरो हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो, नाइदर सोर्सनेस नाइदर सिंकिनेस, ठीक है, ये हुआ। लेकिन यहाँ पे दूसरा बिहेवियर मिला हमको, कर्ल। कर्ल क्या है? तो ऊपर में 3 है, ऊपर में 30 किलोमीटर पर स्पीड से हवा चल रही है, और उसके जस्ट नीचे 20 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही है। आप अगर बीच बीच में खड़े रहेंगे तो आप इधर से ऐसे घूम जाएंगे इस तरफ, जैसे देखिए यहाँ पे कोई बंदा वो ऐसे घूम गया, कोई अगर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसको कैसा फील होगा, ऐसा घूम जाएगा वो इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर ज्यादा हवा है तो इधर घुमाएगा और ऐसे घूम जाएगा ऐसे, तो वो के एक एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल कीजिए तो पता चलेगा डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए डाइवर्जेंस तो यहाँ पे जीरो हो गया, हम लोग पहले निकाल चुके थे, और यही पे देखिए बी अगर जो भी है तो यहाँ पे वाई लिखना चाहिए, वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो y का वैल्यू जीरो, तो टोटल इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, इसलिए जीरो डाइवर्जेंस है। लेकिन कर्ल का वैल्यू काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हाथ को घुमाते हैं कर्ल को, तो उसका वैल्यू माइनस जेड डायरेक्शन में है। ये देखिए जेड का डायरेक्शन है, ये प्लस जेड का डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड, जगह एक्स से वाई जाएंगे तो जेड की तरफ आ जाएगा, तो उससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कर्ल का बिहेवियर क्या है, तो ये माइनस जेड डायरेक्शन में है, और इसको निकालने के लिए इसको हम लोग अगर पुट भी करते हैं तो ए एक्स ए वाई ए जेड डॉ ऑफ एक्स डॉ ऑफ वाई डॉ ऑफ जेड, और यहाँ पे सिर्फ वाई है बाकी जीरो है। तो देखिए ये कब आएगा, जब आप इसकी बात करेंगे ना, इसकी, तो ये इससे डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए जेड ए जेड के डायरेक्शन यहाँ पे फील कर सकते हैं आप, ए जेड कहाँ गया, हाँ ए जेड, देखिए ए जेड ए जेड, अब ये लाइन और ये लाइन टकेगी, इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा, जो जीरो होगा इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साथ, तो माइनस डॉफ वाई इसका वैल्यू 1 होगा, और ये माइनस साइन यानी कि माइनस ए जेड कैप, ये यहाँ पे लिखा हुआ माइनस ए जेड कैप, इसका वैल्यू होगा। इसका मतलब जहाँ पे भी इस फील्ड में जहाँ पे भी आप खड़े रहेंगे वहाँ पे आपको माइनस ए जेड डायरेक्शन का एक पुल, मतलब पुल या पुश कहिए जो भी कहिए, आपको फील होता रहेगा इस बवंडर में आप जहाँ भी खड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जेड स्क्वायर का देख लेते हैं, तो जेड स्क्वायर जैसे एक चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन हो, पहले तो एक्स को उस डायरेक्शन में ले लेंगे, और जेड स्क्वायर मतलब उसको वर्टिकल में, मतलब इस दोनों का अपोजिट रखेंगे तो आपको वो प्लेन में दिख जाएगा किस तरफ से किधर जा रहा है। तो एक्स के डायरेक्शन में सबका मूव होना चाहिए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन कर दिया, और जेड स्क्वायर इसका ये है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इस तरफ माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इस तरह से जेड के डायरेक्शन में ऐसे प्रोपेगेट करेगा। तो अगर एक्स जेड ऐसे है तो एक्स जेड यानी जेड एक्स करेंगे तो वाई डायरेक्शन इस तरफ आ गया, ठीक है, एक्स टू जेड अपने हाथ को मूव करेंगे तो वाई के डायरेक्शन में इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जेड को जब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाता है, यानी कि इसमें डाइवर्जेंस होगा ही नहीं। डाइवर्जेंस कहीं भी आप खड़े हो जाइए, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। 3 यहाँ पे देखिए 9 आया 9 गया, यहाँ पे देखिए 4 आया 4 गया, यहाँ पे देखिए 1 आया 1 गया, 4 आया 4 गया, इस तरह से डाइवर्जेंस इसमें है ही नहीं। लेकिन कर्ल है इसमें, कर्ल कितना है तो इसके लिए इसको हम लोग को वो टेबल में डालना होगा। तो जेड के नीचे एक्चुअली ए एक्स जो है ये जेड के नीचे लिखाएगा, ए एक्स जो है एक्स के नीचे जेड लिखाएगा, तो ये वाला किससे होगा, जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब बीच वाले से आप करेंगे, यानी ए वाई के डायरेक्शन में होगा ए वाई, और ये जेड मतलब पहले इधर होगा फिर इधर होगा, ठीक है। तो 2 जेड लिख लीजिए, जेड जो है माइनस इधर भी था और माइनस इधर भी, दोनों मिलकर प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ में आएगा डिफरेंट डाइवर्जेंस के लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए ये मैंने पहले रिजल्ट लिख रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसके नीचे जेड एक्स स्क्वायर लिखे। अब देखिए इसका सिर्फ इसके साथ होगा, ये कब होगा पॉसिबल, जब बीच वाले के साथ, बीच वाले का हम काम कर रहे होंगे, इसके साथ माइनस आता है तो इसलिए माइनस ए वाई आया, और ये देखिए पहले इसका इसके साथ हुआ जीरो हो गया, माइनस जेड स्क्वायर का इसके साथ हुआ तो जीरो हो गया, माइनस जेड स्क्वायर इसका हुआ, इसका तो जीरो वैल्यू हो गया। अच्छा ये नीचे वाले, ये तो दूसरा है, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस ए वाई माइनस जेड स्क्वायर की वजह से 2 जेड आया, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, यानी ए वाई 2 जेड का इसका स्पीड होगा, लेकिन ये डायरेक्शन ए वाई के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब हर बदलते के साथ ये दुगुना हो जाएगा, जिस जगह पहुंचेगा उस जगह के वैल्यू का दुगुना हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही कर रहे हैं ना, 1 पे पहुंचा तो 1 था, 2 पे पहुंचा तो 4 हो गया, 3 पे पहुंचा तो 9 हो गया, मतलब दुगुना, क्या बोलूं मैं, 2 जेड को आप जैसे भी समझे, कर्ल का वो इंटेंसिटी है समझ लिया, ठीक है 2 जेड। अच्छा तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जेड जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव जब होगा तो ए वाई के डायरेक्शन में इसका कर्ल का बिहेवियर निकला, तो ये पॉजिटिव जब होगा ए वाई पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और जब नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव ए वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ए वाई डायरेक्शन किधर है, इधर, हाँ। तो इस तरफ जो है, जैसे देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, इधर 9 लग रहा है, इधर 4 लग रहा है, तो आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस ए वाई इधर आप इसकी तरफ आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यहाँ जब लग रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, इधर कम लग रहा है, तो इसकी वजह से माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ आप खींचे जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे तो बाहर की तरफ, इस तरह से इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस जेड में जब आप जाएंगे माइनस की तरफ, इस तरफ जब प्रोपोगेट करेंगे तो आप माइनस में आपको खिंचाव महसूस होगा, माइनस ए वाई के डायरेक्शन में, और जब इस तरफ आप प्रोपोगेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए वाई के डायरेक्शन में आपको खिंचाव महसूस होगा। उस तरह से वाई स्क्वायर ए जेड है, जेड के डायरेक्शन में ही होगा, वाई के डायरेक्शन में इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, उस तरह से ये फिर ये इधर भी होगा, लेकिन
मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे बनानी चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू था सेम सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगा, आप देख लेना बाद में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, डाइवर्जेंस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इट इज अप्लाइड ओवर वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि इसमें कंपोनेंट को हमको डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो डाइवर्जेंस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इट इज अप्लाइड ओवर वेक्टर क्वांटिटी एंड रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी एंड टॉक्स अबाउट सोर्सिंग एंड सिंकिनेस बिहेवियर ऑफ द वेक्टर फील्ड। उस वेक्टर फील्ड का कैसा बिहेवियर है, सोर्स करने वाला है या सिंक करने वाला है, मतलब वो वहां से जन्म देता है या वहीं पे आके खत्म करता है, या फिर सोर्सनेस और सिंकिनेस दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में बात करता है। तो इसको हम लोग डिव ऑफ एफ लिखते हैं या फिर डेल ऑफ एफ, इसको डेल को जो है नेबल ऑपरेटर कहते हैं, डेल डॉट एफ। तो यहाँ पे डॉट का ये अप्लाई होता है, वैसे भी किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ही हम लोग करते हैं दो वेक्टर का, इसलिए नेबल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मीटर इनवर्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मीटर इनवर्स का यूनिट होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये सोर्स अगर प्लस आता है तो सोर्स डाइवर्जेंस, और अगर माइनस आता है तो सिंकिंग या कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस। इसका डाइवर्जेंस ही नाम है, लेकिन माइनस आने पे कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जेंस बोलते हैं। और फिर अगर जीरो आ गया तो नाइदर सोर्सिंग नॉट सिंकिंग, और ये स्केलर क्वांटिटी को जन्म देता है। मतलब प्लस माइनस तो एक क्वांटिटी ना होगा, मतलब प्लस आया तो एक नंबर होगा, माइनस आया तो एक नंबर होगा, उस तरह से। तो ये एक क्वांटिटी को जन्म देता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से मिल सकता है आपको, एफ के ऊपर सिर्फ ये मिले, दोनों के ऊपर मिल जाए ये ऊपर का जो वेक्टर का साइन है, या फिर सिर्फ डेल के ऊपर मिले, या फिर दोनों ना मिले सिर्फ डॉट मिले बीच में। ये अगर डॉट भी मिल गया तब भी इसका मतलब डाइवर्जेंस ही है। तो डिफरेंट नोटेशंस ऑफ डाइवर्जेंस, सेम मीनिंग है सबका। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता क्या है, तो डेल ऑफ एफ मतलब एफ एक्स कंपोनेंट के साथ डिफरेंशिएशन, वाई कंपोनेंट के साथ और जेड कंपोनेंट के साथ। अगर एक्स वाई जेड इस तरह से तीन कंपोनेंट है और तीनों का ये सब नंबर दिया हुआ है, तो उसके साथ देखिए 1 है, 0, 3 है, और मतलब जो भी चीज़ है कांस्टेंट वैल्यू अगर रहेगा तो ये जीरो कर देगा। और वाई के साथ अगर सेम चीज़ का एक कंपोनेंट मिला तब जाके इसमें जो है, मतलब वाई है उसके साथ वाई का कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए। 3 वाई आता तो इसका वैल्यू 3 हो जाता है। ठीक है, तरीका इसका डाइवर्जेंस होता है। तो इस तरह से इसमें वैल्यू होता है फिट। अगर यहाँ पे देखें तो ये डेल ऑफ एफ है, तो डेल ऑफ एफ मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। अगर कहीं पे डाइवर्जेंस का वैल्यू जीरो है, द वेक्टर इज सेड टू बी डाइवर्जेंस फ्री या फिर सॉलिनॉइड या फिर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया सकता। मतलब कंप्रेस मतलब क्या, जितना आया उससे कम किया, या फिर कंप्रेशन मतलब क्या होता है, जितना आप ले रहे हैं जितना था वो उतना रहा नहीं, ऐसा यही मतलब होता है कंप्रेशन का मतलब। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब जितना आया उतना नहीं गया, क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ पे ये जो जीरो है इसका मतलब ये होता है जितना आया उतना ही गया, तो इनकम्प्रेसिबल इसको बोलते हैं। अप्लाइंग डाइवर्जेंस ओवर ए स्केलर फील्ड डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक स्केलर फील्ड वाई सिर्फ लिखे, एफ इक्वल टू एक्स लिखे, मान लीजिए एक्स, तो एक्स के साथ ये चेंज होगा, जितना जितना एक्स रहेगा उतना ही हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से 3 मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नहीं कह सकते हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस देख नहीं सकते। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे सर इस तरफ जाएंगे तो ये 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस यहाँ पे सोर्स नहीं होना चाहिए। नहीं, सोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये इधर जा रहा होगा तो आप इधर से देखिए कि ये इधर से आया और इधर चला गया, तो ये 2 आया और ये 1 गया, तो इसका मतलब यहाँ सोर्स नहीं होना चाहिए। जबकि इधर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से सोर्स हो रहा है, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 था, तो इसका मतलब यहाँ पे सोर्स होना चाहिए। इधर से देखेंगे सिंक होना चाहिए, जबकि ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर क्वांटिटी कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए कांट से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमको पता नहीं होता तो वो किधर जाएगा, तो इससे उसका कोई मतलब नहीं बात करने का। बिकॉज एफ हैव नो डायरेक्शन टू डिटरमाइन डाइवर्जेंस, डिटरमाइन उसमें है ही नहीं। और देखिए यहाँ पे एक आया एक गया, तो यहाँ पे सोर्सनेस हुआ क्योंकि ज्यादा गया। इस तरह से कम आया नहीं, ज्यादा आया कम गया, तो यहाँ पे सिंकिनेस। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी दोनों तरफ से आया सेम अमाउंट में, और वो दोनों यहाँ विलीन हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिंकिंग हो गया। और यहाँ से देखिए ओरिजिनेट हुआ दोनों तरफ सेम डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे अपोजिट भी रहता तब भी, मतलब यहाँ 4 यहाँ 5 भी रहता तब भी यहाँ पे सोर्सिंग होता है, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कर्ल। कर्ल इज बीइंग अप्लाइड ओवर वेक्टर क्वांटिटी एंड गिव्स अनदर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही कर्ल अप्लाई होता है और रिजल्ट भी जो देता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसको रिप्रेजेंटेशन कर्ल एफ वेक्टर के साथ ऐसे, और डेल क्रॉस एफ ये नेबल ऑपरेटर के साथ क्रॉस वेक्टर लगता है। मतलब इसमें 90 डिग्री का जो कंपोनेंट है वो रहना कंपलसरी होता है, तभी जाके इसका वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू में आएगा, अदरवाइज ये जीरो कर देता है। क्योंकि यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 90 डिग्री पे वैलिड रहता है, मतलब वहाँ पे 1 देता है वो, अदरवाइज जीरो कर देता है। तो यहाँ पे ये आपको पता चला। तो डेल क्रॉस एफ मतलब जो डाइवर्जेंस का प्रॉपर्टी था, जैसे उसका प्रॉपर्टी अपोजिट है, वो कॉस प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए इसको, वो डॉट प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि वो साइन के साथ नहीं, वो डाइवर्जेंस जो है उसमें कॉस थीटा लगता है, इसमें साइन थीटा लगता है। इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। उसमें मतलब एक्स एक्स कैप रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स एक्स कैप सिर्फ रहेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वाई एक्स कैप रहने से कुछ फायदा होगा, मतलब उसमें डायरेक्शन और कुछ मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप अलग अलग तरह से। इसको कहीं पे एफ यहाँ एफ पे लगा रहता है, कहीं डेल पे लगा रहता है, कभी दोनों पे नहीं लगा रहेगा, सिर्फ क्रॉस रहेगा। जहाँ भी देखें आप बीच में क्रॉस है, डेल के साथ नेबल ऑपरेटर के साथ, इसका मतलब कर्ली होता है। कर्ल ऑफ एन स्केलर इज, अच्छा डाइवर्जेंस के साथ भले एक समस्या है कि वो ग्रेडियंट के साथ कंफ्यूज होता है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ स्केलर पे लगता है और ग्रेडियंट रिजल्ट करता है एक वेक्टर क्वांटिटी को, तो वहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा होता है। डाइवर्जेंस के साथ, कर्ल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रॉस का प्रोडक्ट है ना, ये देखने से कर्ल पता चलता है। तो स्केलर के साथ अगर देखें कर्ल ऑफ एन स्केलर, अगर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को रख दें, इसका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि कर्ल क्या बताता है कि ऊपर में फ्लो कितना है और नीचे उसकी जस्ट फ्लो कितना है, तो फ्लो का डायरेक्शन होना जरूरी है ना, तो फ्लो तो डायरेक्शन में करेगा, तो मैग्नीट्यूड खाली रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसलिए अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों इस तरह से है तब भी जीरो, इधर अपोजिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा और माइनस जेड डायरेक्शन में, देखिए इसका एग्जैक्टली। और ये देखिए इसमें प्लस जेड डायरेक्शन में, ये राइट हैंड थंब उस डायरेक्शन में देखिए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे आपको घुमा देगा, ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा और ये क्लॉकवाइज आपको घुमा देगा, इस तरह से। कर्ल ऑफ एन वेक्टर इज अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑन अ वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है क्या करने के लिए, तो कर्ल ऑन अ वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, रिजल्ट भी एक वेक्टर फील्ड में होता है। और मैग्नीट्यूड देखें तो उसका
ए जो इसका मैग्नीट्यूड है ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड रेफर्स द रोटेशन इंटेंसिटी। ये जो मैग्नीट्यूड है ये दिखा रहा है कितनी इंटेंसिटी से रोटेट कर रहा है, और डायरेक्शन जो है इसका जो ए के डायरेक्शन में मान लिया तो ए अपॉन ए डेल क्रॉस एफ डिवाइड बाय डेल क्रॉस एफ। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल, कर्ल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल। तो इससे हम लोग इस कर्ल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से दो, तो ये क्या कहता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ओवर द प्लेन वेयर द मैक्सिमम रोटेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस वेयर एग्जैक्ट डायरेक्शन इज कंफर्म बाय राइट हैंड थंब रूल। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से कंफर्म करता है, और ये उस प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन में ये हो रहा होता है, मतलब वो ट्रांजिशन। तो कर्ल ओवर स्केलर फील्ड डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग, इट इज नॉट यूज्ड। कर्ल किसी स्केलर फील्ड का कोई मतलब रखता नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया था उस तरह से। तो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, ये नल वेक्टर होता है। अगर मान लीजिए किसी दो वेक्टर का जीरो आया प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो भी उसमें जो वेक्टर जीरो आया वो भी एक नल है, मतलब पोटेंशियल है कि अगर उसमें कुछ वैल्यू हुआ तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से इसका मे और मे नॉट बी मैग्नीट्यूड जीरो, बट डायरेक्शन इज श्योर। डायरेक्शन में होना श्योर है, क्योंकि नल वेक्टर जो जीरो उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उनमें डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। तो एफ अगर कर्ल फ्री है तो इसका जीरो यहाँ पे नल वेक्टर आ जाएगा। कोई वेक्टर अगर कर्ल फ्री तो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब किसी पाथ को फॉलो कीजिए उसमें आपको लोचा नहीं है, और इरोटेशनल है उसमें कोई रोटेशन नहीं है, तभी तो यहाँ जीरो का कर्ल होता तो जीरो नहीं होता, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाती। तो इसको कंजर्वेटिव भी बताते हैं, क्योंकि ये फील्ड को कंजर्व इसलिए करता है क्योंकि आप किसी भी फील्ड रास्ते से जाए आपका एनर्जी सेम लगेगा। और अगर कर्ल रहेगा तो उसमें आप जैसे पाथ को डिफरेंट करेंगे उसमें एनर्जी आपको डिफरेंट लग जाएगी। ये जो भी है उसमें आप देख लेना। तो ऐसे तो इसको निकालते कैसे हैं, बस यही जैसा मैंने पहले बताया था, ये मतलब कर्ल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उस क्रॉस प्रोडक्ट का ही एक तरीका होता है, और इसका ये डिटरमिनेंट लेने पे इसकी वैल्यू आ जाती है। एक्सप्लेन द स्केलर फील्ड इन 3D। तो अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, अच्छा ये देखिए स्केलर है, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है इसको देखिए, मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो रेडियस देख रहे हैं ये रेडियस बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए डायरेक्शन है नहीं, y स्क्वायर, ये तो सिर्फ y स्क्वायर है, तो y के साथ ये सिर्फ बढ़ता जाएगा। जैसे वहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 4 का रेडियस हुआ, यहाँ 9 का रेडियस हुआ, उस तरह यहाँ 1 का रेडियस, 4 का रेडियस। तो आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको कुछ फील होगा नहीं, वो अपने में घूम रहा है, आपका मतलब उससे बगल से पार कर ही नहीं रहा है, किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, गोल गोल घूम रहा है, अपना इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन वो कहीं अपनी जगह पे घूम रहा है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। तो ये हुआ एक्सप्लेन द ग्रेडियंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट। पहले हमने पढ़ा डाइवर्जेंस, फिर पढ़ा कर्ल, अब ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों में से कुछ नहीं होता है, डेल क्रॉस एफ। और ये एफ जो है ये एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्केलर होता है ये बेसिकली एफ वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, तो इसके साथ लगता है। तो इसका कहने का क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन इज देयर, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इसका जो रिजल्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 ये स्केलर है और एक वेक्टर का, दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है। तो इस तरह से ये 2 है जैसा लिखा, उसी तरह इस दोनों के बीच में, क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, इसमें डेल क्रॉस मतलब डेल ऑफ एफ, और यहाँ पे डेल ऑफ एफ डिवाइड बाय डेल ऑफ एफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसके मल्टीप्लाई करने से बन जाती है। ये स्केलर था, ये वेक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है, और वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर डायरेक्शन मिल जाता है, और यहाँ से मैग्नीट्यूड मिलता है। तो मैग्नीट्यूड क्या कहता है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ के डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। और दूसरा एंड डायरेक्शन वेयर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन बीइंग टेकिंग प्लेस, उस डायरेक्शन में ये डिनोट करता है जिधर की मैक्सिमम रेट ऑफ जो चेंज हो रहा है इज टेकिंग प्लेस, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन, तीन ये है वेक्टर। तो डेल ऑफ एफ ये लेकर लेते हैं, तो एफ का एक्स के साथ ए एक्स, डेल ऑफ एफ ए वाई के डायरेक्शन में, और ये ए जेड जेड के डायरेक्शन में। तो ये क्या कहता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको ये बताता है। तो एक्स का कंपोनेंट को जब डिफरेंशिएट करें, मतलब देखिए पूरे तो पहले तो पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें जो एक्स का कंपोनेंट जो होगा वो बेसिकली कैंसिल, मतलब एक डिग्रेड हो जाएगा, और बाकी अगर उसमें एक्स का कंपोनेंट है तब तो वो नॉन जीरो रहेगा, और वो एक्स के डायरेक्शन में, उसका मतलब उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर ये एक्स वाई जेड का है, देखिए यहाँ पे अगर कोई है तो इसका मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किधर है, ये इस तरफ है, जो हम लोग पीछे प्रॉब्लम देखे थे सेम चीज़ है ये अगर वाई कर दें तो ये एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर का ये रिप्रेजेंटेशन एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन से ये बता रहा है कि इधर चेंज हो रहा है, ये मतलब नहीं कि ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, नहीं, ये जो दिखा रही है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को, यानी देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, इस तरह से ये बढ़ रहा है इस तरफ, और इस तरह भी इधर भी इस तरफ बढ़ रहा है, ये बस इतना दिखा पाता है। तो ये हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर ऑब्वियसली था, तो डेल ऑफ एफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो गया, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ 2y हो गया, तो 2y ए वाई। इसका मतलब ये पता चलता है कि वाई के डायरेक्शन में है कब तक, जब वाई पॉजिटिव रहेगा, जैसे वाई नेगेटिव हुआ तो ये वाई माइनस ए वाई बन जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है माइनस ए वाई और प्लस ए वाई। अब देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी में हम लोग अभी तक खेल रहे थे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो इसमें रो फाइव जेड होता है, ये पॉइंट यूज करते हैं हम लोग इसको, और सीक्वेंस सेम रहता है। अरेंज क्या होता है, रो जीरो से इन्फिनिटी तक, फाइव जीरो से 2 और जेड जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें देखिए तीनों का तीनों में से कोई भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तीनों कंपोनेंट नहीं है, एक कंपोनेंट है बस जेड के डायरेक्शन में। चलिए ये भी खत्म हो जाएगा आपके अगले जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो रो फाइव जेड तीनों जो है तीनों ये एक रियल नंबर होना चाहिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर देखें तो एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में ऐसा है। तो ये एक रो जो कहाँ से आएगा, ये एक्स वाई, अच्छा रो की खासियत है ये हमेशा एक्स और वाई के प्लेन में ही आता है, मतलब जेड इक्वल टू जीरो कांस्टेंट प्लेन, मतलब जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन में जेड का वैल्यू चाहे जीरो चाहे 1 हो 2, तो रो हमेशा जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन में ही लाई करता है रो, ठीक है, रो ऐसे रहेगा। और ये देखिए एक थीटा बनाएगा, ये जो थीटा बनाएगा जहाँ से एक्स एक्सिस से जो थीटा बनाया, ये थीटा नहीं बेसिकली फाई है, और यही फाई आपका ये फाई है, ठीक है, ये फाई
ये फाई जो है, और z जितनी हाइट को ये अचीव करेगा, तो ये तीनों का कंपोनेंट है। मान लीजिए यहाँ पे एक कंपोनेंट, यहाँ पे एक मेथड है एक्स वाई जेड, इसको हम लोग मतलब एक्स वाई जेड और कोऑर्डिनेट्स, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को मिला के अगर पढ़ें तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पे देखिए तो ये y हुआ, यहाँ पे देखिए तो z हुआ, और ये देखिए ये ऊपर नीचे z हुआ, और ये देखिए तो x हुआ, ठीक है। अब देखते हैं रो यहाँ से यहाँ इसके सीधे ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक का पॉइंट है रो, ठीक है। रो बेसिकली रेडियस है, ठीक है, रेडियस, और ये जो थीटा फाई चल के है ये एक्स एक्सिस से चल के आता है हर जगह, ठीक है। और ये जेड का ऑरिजिन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, तो ये सेमी इन्फिनाइट लाइन है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये 0 से चल के इन्फिनिटी इधर स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी पीछे तरफ नहीं आएगा, ये जब भी जाएगा तो ये घूमते हुए इधर से जाएगा, तब वो पीछे तरफ जा सकता है, तो ऐसा होता है। अब अगर एग्जांपल है यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू ये है, रो यहाँ पे है, और 90 डिग्री का एंगल अगर बीच में से है तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा, इस तरह से है। और ये हमेशा जेड इक्वल टू 0 प्लेन में यही बताने की कोशिश की है, फाई इक्वल टू 0। तो साइन फाई देखें, साइन फाई अगर देखते हैं तो फाई यहाँ पे है, साइन फाई क्या हो जाता है, सामने वाला डिवाइड बाय जो उसका परपेंडिकुलर लाइन है ये, ठीक है। हालांकि ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि वाई डिवाइड बाय रो। तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, या वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू रो साइन फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई। उसी तरह से जितना एंगल फाई यहाँ पे है उसका जस्ट यहाँ पे मतलब 90 माइनस फाई यहाँ पे होगा, और इधर से देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो x अपॉन रो हो जाएगा, x अपॉन रो इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन में। इसी को हम लोग 90 माइनस थीटा को कॉस बोलते हैं, तो कॉस थीटा ही हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू x अपॉन रो हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो कॉस फाई, और z की वैल्यू z ही रह जाएगा, क्योंकि z दोनों कंपोनेंट में, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होता है, मतलब x y z जैसे उसी तरह रो फाई z है, तो दोनों में कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल नहीं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में z सेम रहता है। अब देखिए अगर हम लोग पहले निकाले x का वैल्यू रो कॉस फाई, y रो साइन फाई, z हो गया। उस तरह से अगर रो निकालना चाहें तो रो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z को देखें तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फाइव फाइव कैंसिल हो गया, फाइव कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टेन फाइव हो गया, और वाई अपॉन एक्स, तो टेन फाइव इजिकल टू वाई बाय एक्स, टेन फाइव इजिकल टू वाई बाय एक्स, तो फाइव इजिकल टू जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, वही टेन इनवर्स वाई बाय एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और जेड तो जेड है दोनों में, तो सेम नहीं होगा, सेम ही होगा। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन अगर थोड़ा धुंधला पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव है, डी जेड इसकी हाइट है, और ये डी रो है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो डी रो है ये। अब देखिए रो के साथ ये जो आर्क है ये रो डी फाइव है, जैसे आप रो में बढ़ते जाएंगे फाई का वैल्यू सेम है, चूंकि थीटा इतना ही है, 30 डिग्री यहाँ भी आएगा, 30 डिग्री यहाँ भी आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ नापेंगे तो इसका जो आर्क है कम आएगा, यहाँ पे नापेंगे तो बढ़ जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, तो रो पे डिपेंड करता है, इसलिए रो डी फाई इंक्रीजिंग आर्क विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग रो विद डी फाई कैंसिल, डी फाई कांस्टेंट, तो फाई जो है कांस्टेंट रहेगा, और डी जेड तो हाइट है ये भी कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता अगर आप जब तक ना करें तो डिफरेंशियल लेंथ in direction of phi is referred as rho d phi because the rho would increase because if rho is increase, अगर रो मतलब जो ये इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो द सेम फाई वुड प्रोड्यूस मोर आर्क लेंथ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जो मैंने भी कहा। तो डिफरेंशियल लेंथ रो के डायरेक्शन में डी रो होता है सिर्फ फाई के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रो डी फाई इसके साथ ही बढ़ते रहता है, तो इसलिए इसको रो डी फाई बोलते हैं, और जेड के डायरेक्शन में डी जेड होता है। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा के साथ अगर देखें तो रो के डायरेक्शन में बढ़ता है, तो रो ए रो हो गया उस तरह। लेकिन जो फाई है, फाई यहाँ पे बढ़ेगा तो थोड़ा कम बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको रो डी फाई ए फाई ऐसे लिखते हैं। और जेड तो चूंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट जेड के डायरेक्शन में और ये स्थिर रहता है, तो इसलिए डी जेड ए जेड। तो डिफरेंशियल सर्फेस की बात करें तो 6 सर्फेस बनते हैं, और जो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं इसके अलावा भी 3 बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए टॉप है, इसके नीचे एक बॉटम बनेगा, एक साइड बना, फिर उस तरफ का एक साइड बनेगा, ये फ्रंट बना, ये यहाँ पे बैक बनेगा। तो इस तरह से ये इतने सारे 6 सर्फेस हुए, उसमें से वन देखें, वन का देखें, देखिए ये जेड और ये आर्क दोनों के, सॉरी रो और ये आर्क दोनों के मिलने से बना है, तो रो डी फाई इंटू डी जेड, रो डी फाई ए वन है ना, हाँ रो डी फाई डी जेड डी रो, सॉरी रो, हाँ ये जो रो के साथ होता है, तो रो डी फाई ऐसा आया। ए2 को देखें, ए2 को ये तरफ, तो एक तो रो के चेंज होने से ही चेंज होता है, दूसरा जेड के, तो रो डी जेड, रो डी जेड, ठीक है। 3 को देखें यहाँ पे एक तो रो डी फाई ऊपर से डी जेड, तो रो डी फाई डी जेड, ये 3 से ही बना है। अब इसका यूनिट नॉर्मल देखें तो इस वाले का यूनिट नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, उस तरफ वाले का उस तरफ हो जाएगा, इस तरफ वाले का इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ वाले का इस तरफ हो जाएगा, बस नॉर्मल ले लिए। तो जिस वेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके सामने ले लीजिए। तो जैसे A1 का देखते हैं, A1 एन कैप, तो A1 क्या है, रो डी फाई और डी जेड, तो ये जेड के डायरेक्शन में, तो ए जेड के डायरेक्शन में। 2 का देखें तो A2 सर्फेस जो कहाँ है, ये इस तरफ है, तो ये फाई के डायरेक्शन में इसका, अच्छा अंदर की तरफ लिए आप इसको एक्जैक्टली इसका देखें तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ए फाई के डायरेक्शन में। तो ए फाई नहीं, ए माइनस फाई हो जाता है यहाँ पे अगर देखते तो, लेकिन उस तरफ वाले का देखें, उस तरफ जो पीछे तरफ है उसका ए फाई के डायरेक्शन में। और ये 3 सर्फेस का देखें तो ये बाहर की तरफ है, एरो कैप के डायरेक्शन में है। इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशियल लेंथ सर्फेस को देखते हैं, डिफरेंशियल सर्फेस को, तो ये हो गया। अब डिफरेंशियल वॉल्यूम को देखें तो रो डी फाई चूंकि रो के डायरेक्शन में, मतलब फाई के डायरेक्शन में, और डी जेड जो है जेड के डायरेक्शन में, और डी रो के डायरेक्शन में, तो इस तरह से वॉल्यूम इसका निकल जाता है। उस तरह से यूनिट नॉर्मल की बात करें तो ए रो ए फाई ए जेड का, और यहाँ पे भी सेम रो फाई जेड, रो से फाई आएंगे तो जेड, जेड से रो जाएंगे तो ए फाई, और फाई से जेड आएंगे तो ए रो। इस तरह से तीनों का कॉम्पैक्टर कंपोनेंट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में चलता था वैसे ही, मतलब सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट के साथ होगा तो जिसके क्लॉकवाइज वाला जो सामने वाला पड़ेगा वो उसका डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब इसमें अगर प्लेन में आप चलेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल होगा, इस और इस प्लेन में चलेंगे तो ये नॉर्मल होगा, इस प्लेन में चलेंगे तो ये नॉर्मल होगा, और अपोजिट होगा तो बस ये माइनस साइन के साथ सेम चीज आ जाएगा, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे।
प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर देखें तो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है फाई इक्वल टू जीरो। फाई इक्वल टू जीरो क्या होता है? तो ये एक प्लेन बनाएगा, क्योंकि हम लोग बताए थे कि अगर एक चीज फिक्स हो तो वो एक प्लेन बनाता है, दो चीज फिक्स हो तो वो एक लाइन बनाता है, और तीन चीज फिक्स हो तो एक पॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है, फाई इक्वल टू जीरो। तो फाई इक्वल टू जीरो एक्स लाइन पे, एक्स एक्सिस पे एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं फिक्स है, क्या क्या नहीं फिक्स है? तो जेड कितना भी जा सकता है, एक्स कितना भी जा सकता है, सिर्फ वाई नहीं बढ़ सकता। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन बनाएगा, जो कि जेड एक्स प्लेन में लाई करेगा, या वाई इक्वल टू जीरो प्लेन भी इसको बोल सकते हैं, फॉर वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि ये इसके पीछे एग्जिस्ट करता नहीं है, जो रो की शुरुआत होती है वो जेड इक्वल टू जीरो लाइन से ही शुरू होती है, जेड इक्वल टू जीरो एक्सिस से शुरू करके और इधर इन्फिनिटी तक जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है इन्फिनिटी, लेकिन इसके पीछे नहीं आएगा, इसलिए इस सेमी इन्फिनाइट का है, इन्फिनाइट नहीं, एक्स की डायरेक्शन माइनस के डायरेक्शन में नहीं जा सकती है इस वाले केस में, ठीक है। हालांकि ये माइनस घूम के जब जाएगा, जब फाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, उस समय एक्स माइनस में चला जाता है, लेकिन अभी नहीं जाएगा क्योंकि फाई इक्वल टू जीरो यहाँ पे। अब एक्सप्लेन पाई बाय टू है, पाई बाय टू में ये जो चीज यहाँ पे था ये पलट के इधर आ गया, मतलब किवाड़ अगर ऐसे खुला हुआ था तो ये इस तरफ चला गया। अब इसमें क्या वेरी हो सकता है? तो ये जेड वेरी कर सकता है और वाई वेरी कर सकता है, बस फाई वेरी नहीं करेगा, मतलब एक्स के डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। तो एक्स मतलब फिक्स क्या हो गया यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन हो गया ये, या फिर एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन भी कर सकते हैं। सो इट कांट मूव बियॉन्ड वाई माइनस वाई, जीरो माइनस की तरफ नहीं मूव कर सकता, बस यहाँ पे ये सेमी इनफिनिट प्लेन, और ये इसका एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन भी इसको कह सकते हैं। अब अगर कहा कि फाई इक्वल टू पाई प्लेन का है तो वो जस्ट पीछे चला गया, जो दीवार इस तरफ था किवाड़ी वो अब इस तरफ आया और उसके बाद फिर उधर चला गया, तो वाई इक्वल टू जीरो प्लेन कहते हैं इसको। और ये फॉर वाई एक्स जो है जीरो से कम के लिए एग्जिस्ट करता है ये प्लेन। उस तरह 3π/4 का है तो ये इस तरफ आएगा, अब जो किवाड़ी इधर था उसको इधर कर दीजिए, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन है, लेकिन ये वाई माइनस में ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वाई माइनस में एग्जिस्ट करता है, और जेड और वाई में प्लेन घूमेगा, यहाँ पे सीमित नहीं है, नीचे भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, ठीक है, उस तरफ भी जाएगा, तो जेड में भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बस इधर नहीं आएगा, बस यहीं तक इसका लिमिट है, बस ये है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों को मिला रहे थे, किसको किसको, एक्स वाई जेड और रो फाई जेड को, दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कार्टेशियन और स्फेरिकल, नहीं कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल दोनों को मिलाकर पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो चलिए अब सिर्फ सिलेंड्रिकल को देखते हैं। तो रो इक्वल टू टू अगर कहा गया आपको, तो रो इक्वल टू टू मतलब एक चीज को फिक्स है, बाकी दूसरा दो चीज फिक्स नहीं है, तो रो इक्वल टू टू पे एक फिक्स मारे, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और साथ में घूम सकते हैं। तो घूमे तो एक हॉलो, एक सिलेंडर की तरह, हॉलो सिलेंडर की तरह फॉर्म हुआ, और ये रो इक्वल टू टू पे विद सेंटर जेड एक्सिस विद हाइट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये बना। अब एक्सप्लेन रो इक्वल टू थ्री, फाई इक्वल टू पाई बाय टू, दो चीज फिक्स कर दिया मतलब एक लाइन बनाएगा। तो रो इक्वल टू थ्री यहाँ से तीन आए, और फाइव बोला पाई बाय टू तो यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो एक लाइन ऊपर नीचे अब जेड की तरफ हम मूव कर सकते हैं, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक लाइन फॉर्म कर लेगा ये। अब इसमें देखें तो अगर हम लोग निकालना चाहिए एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई होता है, तो रो का वैल्यू 3 है, कॉस फाई का वैल्यू पाई बाय टू है, कॉस पाई बाय टू का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0। वाई का वैल्यू देखें तो रो साइन फाई, फाई का वैल्यू पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू का वैल्यू 1 होता है, और ये 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू 3 है, देखिए 3.0 है ना, यानी कि ये इस डायरेक्शन में नहीं एक्स वाई जेड का इसमें सीक्वेंस लिया जाता है, तो इसलिए एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 3 है, जेड इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये एक लाइन को फॉर्म कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड कंटूर बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, कहीं लाइन यूज करते हैं, कहीं कंटूर। तो क्या है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन का नेचर को शो करता है, लेकिन कंटूर जो है एक जिगजैग पैथ, जैसे एक क्या बोलूं मैं, खेत के मेड़ के चारों तरफ आप चलेंगे तो कोई खेत बहुत स्ट्रेट में जाएगा, लेकिन अगर कोई जिगजैग मिला, टेढ़ा मेढ़ा मिला, तो कंटूर उसको आपस में समेट लेता है, उसके चारों चौने को, तो इसलिए कंटूर को ज्यादा प्रैक्टिकल ये माना जाता है यूज में। तो कहीं कंटूर आप देखेंगे, कहीं लाइन भी देखेंगे, लाइन मतलब एकदम स्ट्रेट, कंटूर मतलब घूम चुम के कहीं भी जा सकता है। तो रो इक्वल टू 4 अगर देखें, रो इक्वल टू 4 और फाई इक्वल टू 3π/4, 3π/4 इस तरफ होता है, अगर इसके चार टुकड़े करें तो ये वाला टुकड़ा जो है ये लाइन जो है ये हो जाता है 3π/4। अब देखिए रो इक्वल टू 4 है, रो इक्वल टू 4 यहाँ पे फिक्स हो गया, रो इक्वल टू 4 और ये 3π/4 है, तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, दो चीज फिक्स है, तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ऐसा है, यानी कि अब मैं बताऊं तो ये जो है ना यहाँ पे एक लाइन ऐसे, ठीक है, तो ये अभी भी जेड में एक लाइन है, शो कर रहा है जेड इक्वल टू, मतलब जेड में एक लाइन समझ लीजिए, लेकिन अब ये माइनस वाई की तरफ है, बस ये इसमें डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे वाई इक्वल टू -4 और एक्स इक्वल टू अभी भी 0 है, तो यहाँ से शो हुआ। अब देखिए आपको था फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका कि रेडियस ए है एंड हाइट एच है। तो अगर हमको वॉल्यूम निकालने का आ गया तो हम लोग को वॉल्यूम का मुझे पता है, रो डी फाई, देखिए रो डी जेड ऐसा होता है, रो डी फाई ए फाई के डायरेक्शन में, और डी रो के डायरेक्शन में, और डी जेड के डायरेक्शन में, इस तरह से। तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें दो कंपोनेंट जो हमको फिक्स कर दिया है और तीसरा कंपोनेंट फिक्स नहीं किया है, तो मतलब फिक्स क्या करेगा, तीसरा तो पता ही होता है 2π तक वैरी करता है, तो ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, रो 0 से 1 तक, 0 से ए तक वैरी कर रहा है, मतलब 0 से यानी एक्सेस से लेके ए तक आए, फिर यहाँ से 2π यानी 360 घूमे और फिर इस सर्कल को लेकर ऊपर से नीचे घूम गए ऐसा। तो रो डिवाइड सब चीज यहाँ पे डाले तो इसका वैल्यू ए यानी कि आर स्क्वायर रो एच ऐसा, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो लोग जानते थे वही सेम चीज यहाँ से भी निकला, पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है यहाँ पे ए है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया होता है ना रेडियस इक्वल टू ए, अगर आर लेते तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, बस ये जो पुराना फॉर्मूला था हमारा, तो इस तरह से फॉलो करता है। अगर जेड इक्वल टू 3 और रो इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 0 है, तो रो इक्वल टू 3 आए और जेड इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब इस प्लेन से ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब एक सर्कल बनेगा, सर्कल का रेडियस 3 होगा, सेंटर 0 0 0 होगा और जेड इक्वल टू 0, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एरो कैप को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया तो क्या करेंगे, ये पूरे जेड एक्सिस पे जैसे बीटिंग बॉटल, जो मिल्क बॉटल वॉशर जो होता है, तो ब्रश का जो स्पाइक जिस डायरेक्शन में होता है उस तरह से एरो चारों तरफ फैला होगा, और ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हर जगह फैला होगा ये, और ये परपेंडिकुलर होगा किसके, तो परपेंडिकुलर होगा किसके,
परपेंडिकुलर नहीं होगा, बेसिकली ये प्लेन में होगा। किस प्लेन में? तो एक्स और वाई प्लेन में, और जेड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एरो का वैल्यू व्हेन रो इज 5:0, एरो का डायरेक्शन क्या होगा जब 5:0 होगा? तो 5:0 जब होगा तो ये एरो के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी एक्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। उस तरह से एरो व्हेन 5:2, पाई/2 जब होगा तो वाई के डायरेक्शन में होगा, वाई के डायरेक्शन में। उस तरह एरो व्हेन 5:2 पाई जब होगा तो पीछे चला जाएगा, यानी कि माइनस एक्स के डायरेक्शन में होगा ये, और ये 3 पाई/2 में ये माइनस वाई के डायरेक्शन में होगा। व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर रो इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन, वी एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम z एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पास थ्रू दैट। अगर कहीं पे हमको नॉर्मल निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे कहा गया तो सीधा सीधी जेड प्लेन से उस पर एक परपेंडिकुलर मारिए उस पॉइंट तक, और उससे एक लाइन को गुजार दीजिए। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे मारने के लिए कहा गया, यहाँ से एक लाइन मारिए, बाहर निकल जाएगा, ये एरो हो गया। यहाँ से एक मार, इधर हो गया, इस तरह से। तो रो जो है यहाँ का नॉर्मल लिखा है इस पॉइंट का। एक्सप्लेन एरो कैप, तो सॉरी ए फाई कैप, ए फाई कैप को अगर आपको डिफाइन करना है तो ये डिपेंड करता है कि फाई का वैल्यू कितना है, तो उस डायरेक्शन में ये फाई अपना डायरेक्शन को बताता है। एरो कैप को अगर बोले तो यूनिट वेक्टर ऑन रो इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा हो गया। ए फाई अगर बोले तो यूनिट वेक्टर ऑन फाई इक्वल टू कांस्टेंट। अगर फाई को आप कांस्टेंट करते हैं तो ये आपको बता देगा कि किधर है। जैसे देखिए 5:0 रेडियन है तो ये ए वाई के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, ए वाई इस डायरेक्शन में। ठीक है, 5:2 अगर पाई/2 इधर लेंगे तो माइनस एक्स के डायरेक्शन में, उस तरह से पीछे तरफ ले जाते हैं तो माइनस ए जेड के डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर 3 पाई/2 पे ले जाएंगे तो प्लस एक्स के डायरेक्शन में आगे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका चारों तरफ फाई डिटरमाइन करता है। और यही सेम चीज़ आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। 5:0, 5:2 तो रो फाई जेड, ये तीनों। तो ए एक्स एरो ए जेड कैप के डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर 5:0 है तो जीरो वाला प्लेन क्या होता है? एक्स और जेड का प्लेन होता है, तो इसका ए वाई के डायरेक्शन में निकलना चाहिए। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 5:0 है तो ये एरो डायरेक्शन में होना चाहिए ना, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ए रो आपका ए रो और ए फाई जगह है तो ए जेड का डायरेक्शन क्या होगा? तो एक्स और वाई है तो जेड का डायरेक्शन में होगा, वाई और माइनस एक्स है तो जेड का डायरेक्शन में होगा, माइनस एक्स और माइनस वाई है तब भी जेड के डायरेक्शन में होगा, और ए ऑफ माइनस वाई है और ए ऑफ एक्स है तब भी ये जेड के डायरेक्शन में होगा। तो कैसे है ये? माइनस ए एक्स एंड माइनस ए वाई, ए जेड के डायरेक्शन में। पता नहीं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे मेरे को ये रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। आप ऐसा समझिए कि आप जीरो पे खड़े हैं, तो जीरो पे खड़े होंगे तो आपके सामने ए वाई होगा इस डायरेक्शन में। ये एक्चुअली यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आप समझिए यहाँ जीरो है, यहाँ पे पाई/2 है, तो पाई/2 इस तरफ देखेंगे माइनस एक्स के डायरेक्शन में आपको दिखेगा। आप यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस वाई के डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्लस ए एक्स के डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ जाएंगे तो प्लस ए वाई के डायरेक्शन में। इस तरह से आप चारों तरफ फाई के साथ आप घूम सकते हैं। और इसको अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स मिडिल फिंगर है और ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर। तो इंडेक्स जो है ये हो गया, इंडेक्स मिडिल ये हो गया और थंब ये हो गया। तो इस तरह से एक्स वाई जेड, रो फाई जेड और एक्स वाई जेड को आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया अगर कहा जाए तो जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, और रो का वैल्यू ए है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? रो 0 से ए तक आया, फाई 0 से 2 पाई तक गया, ठीक है, फाई। तो रो डी फाई, क्योंकि आर्क ट्रेवल किया, और रो जो है तो रो 0 मतलब रो डी फाई एरो, ठीक है, ये दो डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ। तो पाई आर स्क्वायर जो आता है ना, वही पाई ए स्क्वायर आया, तो पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है, एरिया ऑफ द सर्कल। और अगर सर्कमफेरेंस कहा, सर्कमफेरेंस कहाँ घूमा? ये सिर्फ इसके बाउंड्री वॉल पे घूमा, यानी कि सिर्फ जो चेंज होगा वो रो डी फाई चेंज हुआ। तो इसी वजह से 0 से 2 पाई तक रो डी फाई चेंज हुआ, रो का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ए जैसे है तो ए फाई 2 पाई हो गया, तो 2 पाई आर जो निकलता है वही 2 ए पाई या 2 पाई ए या 2 पाई आर, दोनों सेम चीज़ है। अगर फाइंड चार्ज कंटेन्ड ऑन द कंटेन्ड बाय द सर्कुलर रिंग, अगर हमको निकालने के लिए कहा गया सर्कुलर रिंग कितना इसमें चार्ज कंटेन करेगा, और उसका जो चार्ज है वो वैरी करता है कैसे? तो ये है 2 साइन फाइव न्यूटन, नहीं नैनो कूलम पर मीटर, ऐसे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो पहले हम कैसे निकाले थे कि चूंकि ये इसकी बात हो रही थी, सर्कमफेरेंस की बात हो रही थी, तो 0 से 2 पाई और रो डी फाई और रो इक्वल टू 3, तो उससे 3 इंटू 2 2 पाई 6 पाई निकाला, और उसमें चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेट करके 0 से 2 पाई तक, क्योंकि इसमें फाई का कंपोनेंट था, क्योंकि फाई के साथ वेरी कर रहा था। तो इसका मतलब हम लोग इसको वेरी कर रहे थे फाई के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब 0 आ गया, क्योंकि साइन का इंक्रीमेंट 0 होता है। लेकिन इसका दूसरा जो मीनिंग है यह है स्केलर लाइन इंटीग्रेशन से कैसे आता है। देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 रहता है, क्योंकि फाई इक्वल टू 0 का एरिया है। तो फाई इक्वल टू जब 0 डालेंगे इसमें, फाई इक्वल टू 0 जब डालेंगे तो साइन 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 चार्ज कंटेंट करता है। यहाँ पे जब जाता है तो 45 होता है, तो √2 कंटेंट चार्ज ये हुआ। यहाँ पे जब गया तो 2 नैनो कूलम, यहाँ पे जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर -2 नैनो कूलम, फिर यहाँ पे 0। तो सबका सम करें तो यहाँ से यहाँ तक जितना प्लस में आएगा उतना ही प्लस घट के यहाँ हो जाएगा, और जितना प्लस यहाँ है उतना माइनस यहाँ है, जितना प्लस यहाँ है उतना ही माइनस यहाँ पे है। तो ओवरऑल 0 नैनो कूलम हो गया एट z इक्वल टू 3 कांस्टेंट प्लेन, जो भी जिस हाइट पे रखा हो, z इक्वल टू 3 हाइट पे रखा हो तो प्लेन। तो इसको हम लोग निकालने के लिए जो मेथड सर सिखाया वो ये कि लाइन इंटीग्रेशन कीजिए, उसमें 2 साइन रो फाई डी फाई, और इसको फिर इसके सर्कमफेरेंस में इंटीग्रेट कर दीजिए, उससे वैल्यू 0 कूलम निकल आती है। फाइंड द प्रीवियस डेटा, सेम चीज़ को निकालने के लिए आप 0 से पाई तक भी यूज कर सकते थे, जहाँ पे आपको अलग डेटा मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाए, हाँ पॉजिटिव मिलेगा ये। और अगर पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक देखेंगे, यहाँ अलग डेटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से पाई के बीच में क्या मिलता है हमको? तो 2 पाई, क्योंकि बाहर आ जाएगा 2 साइन रो डी फाई था, रो डी फाई, तो ये इंटीग्रेशन हमारा रो डी फाई था, और इसमें 2 साइन थीटा, ये चार्ज की वजह से आया, और इसमें 2 बाहर गया, तो 0 से 2 पाई, और 0 से पाई जो है ये 2 होता है, बेसिकली -2 इसकी वैल्यू है। साइन 0 से पाई तक जो वैल्यू होती है वो हमेशा +2 होता है, लेकिन
नहीं -2 होता है, cos पाई -1। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस हो जाता है, माइनस कॉस, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस, +2 ही होता है बेसिकली। हाँ, +2 × 6 तो 6 12 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 0 हो गया। ये ऐसे है ना कि जितना यहाँ से 3 पावर 2 है और यहाँ से 3 पावर 2 है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो दोनों मिलकर कैंसिल किया एक दूसरे को, ठीक है। और जो हम लोग पहले बात करते हैं वो था 0 से लेकर पाई तक, तो पाई यहाँ तक आता है, 0 से पाई तो सिर्फ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 12 नैनो कूलम ऐसा, ठीक है। अब देखिए z = 0 हमको कहने के लिए कहा गया है कि z = 0 क्या है। z = 0 बेसिकली एक जेड एक्सिस का प्लेन बन गया, जिसमें कि चारों तरफ तो घूम रहा है, लेकिन इसमें कुछ जेड है मतलब रो है ही नहीं, सॉरी रो = 0, तो रो = 0 मतलब जेड एक्सिस का बेसिकली लाइन हो गया। रोटेट द वेक्टर क्वांटिटी, रिलेट द वेक्टर क्वांटिटी इन सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें ax ay z तीनों कंपोनेंट लिखे और इसका कंपोनेंट ax ay az मतलब तीनों का कंपोनेंट आप लिख दिया। और बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशन होता है रो डी फाई रो ए रो ए फाई ए जेड और कॉस फाई साइन फाई 0 ऐसे। तो जैसे x के साथ लिखते हैं ना आप x cos फाई, y को लिखते हैं sin फाई और z को 0 लिखते हैं, तो उसी तरह फिर इसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस साइन फाई का कॉस फाई 0 का 0। और जो z होता है z = z होता है, इसलिए z यहाँ पे सेम रखें। और जब भी आपको कहा गया कि क्या होगा किसी पे वैल्यू, तो अगर मान लिया आपको थीटा = 0 पे कहा, तो एरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरो का वैल्यू देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो ये मिलेगा आपको फाई = 0 पे साइन फाई ए एक्स, ठीक है। और फाई का वैल्यू 0, तो कॉस फाई का वैल्यू 0 हो जाने से 1 हो जाता है वैल्यू, यानी कि सिर्फ ए एक्स मिलेगा। साइन फाई 0 हो जाता है तो ए वाई 0 मिलेगा, और 0 तो ये जेड है ही। और लास्ट वाला लाइन देखेंगे तो आपको 0, तो ए रो 0 मिला, ए एक्स 0 मिला, ए वाई 0 मिला, और जेड की जगह पे सिर्फ 1 मिल जाएगा, तो इस तरह से ए जेड मिल जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ डिटरमाइन होता है। एक्स वाई जेड जितना भी आपको बोला जाए इसमें वैल्यू में पुट करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा है कि a = x ax y ay एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह से, तो x जो है इसको चेंज कर लेंगे रो कॉस फाई में, और y मिला है तो y को रो कॉस इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। अ, और इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रो ए फाई ए जेड में कन्वर्ट हो जाएगा तीनों, ठीक है। और अगर ए एक्स ए वाई = रो ए फाई ऐसा होता है, अगर x है ए एक्स के डायरेक्शन में, y है ए वाई के डायरेक्शन में, तो रो ए रो के डायरेक्शन में मिल जाता है जैसे यहाँ पे मिला, और यही सिर्फ मिलता है, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हो जाता है।